आज अगर आप ग्रेजुएट करना चाहेंगे, पीजी करना चाहेंगे, पीएचडी करना चाहेंगे, तो कोई व्यवस्था बागमारा में नहीं है, एक अच्छी कॉलेज नहीं है। अब बागमारा का करीब करीब 47 पंचायत है और 6 से 7 वार्ड है। कहीं एक बेहतर हॉस्पिटल नहीं है। बीसीसीएल यहाँ कार्यरत है, लेकिन उस हॉस्पिटल में अगर आप किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ और सिर्फ सलाइन चढ़ाने का काम किया जाता है। उसके बाद बोलता है इसको धनबाद रेफर करो या फिर रांची रेफर करो। ये दुर्भाग्य है। हमको लग रहा है कि 10% काम को इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी देखिएगा वर्तमान में मैया योजना चल रही है, इसके पहले आया अबू आवास। एक पंचायत में 44 दिए गए हैं, नथिंग एल्स, सारे सिस्टम फेल। 5 लाख रोजगार फेल। सरकार बोली 32 का खतियान लागू करेंगे, फेल। ये पार्टी माटी की बात करती है। ये पार्टी जिस मकसद से झारखंड अलग हुई थी, उन बातों को प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। राजनीति में कोई बहुत बड़ा धुरंधर और कंधार नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल पोल में जनता की मत होती है। अगर जनता यदि चाहेंगी तो बड़े बड़े हीरो को जीरो कर देते हैं और जीरो को हीरो कर देते हैं। देखिए, जनप्रतिनिधित्व अगर 10 में से किसी को अंक दिया जाए तो हमको लगता है कि उसको 1 से 2 अंक से ज़्यादा मिलेंगे। कितनों ही शरीर को काला करो, अगर निखरने की होगी तो निखरेंगे। हमें लाख तुम्हें बुराई करो, लेकिन कोई रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये ऊपर वाले की कृपा है। और कहीं ना कहीं असंख्य युवाओं का, असंख्य किसानों का, असंख्य गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित लोगों की आशा हम है। मैंने उनको एक वर्ड नहीं बोला, बोलो आप पत्रकारिता कर रहे हो, बस उतना करो। उससे ज्यादा करोगे तो ये आपके भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि उनको कुछ नए पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, कुछ प्रलोभन दिया गया, बच्चा पैसे के लोभ में फोटो को वायरल कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बात को स्वीकारा, मैंने मुझे माफ कर। जो वंचित है, जो शोषित है, जो समाज का अंतिम वर्ग है, जिनको आवास नहीं मिले, सरकार की जो योजनाएं, लाभकारी योजनाएं न मिले, जो व्यक्ति बीमार से ग्रसित है, जिनके घर में बेरोजगारी जैसे तंत्र झेल रहे हैं, उन लोगों के आंखों में चमक, उनके चेहरे पे खुशी और कहीं ना कहीं उनके जीवन और उनकी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इसकी परिकल्पना। और ये इस आइडियोलॉजी के साथ हम लोग बागमारा में काम कर रहे हैं कि सत्ता की भूख इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। चंपेश्वरन उसी दल के थे, वरिष्ठ साथी थे, उनको इस ढंग का अपमान नहीं करना चाहिए जो अपना काम बेहतर कर रहे थे। जोहार मित्रों, आप सभी का स्वागत है झारखंड कनेक्शन एक खास पेशकश झारखंड स्पॉटलाइट में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक ऐसे शख्स है जो राजनीति और सोशल वर्क के क्षेत्र में काफी सालों से काम कर रहे हैं। आजसू पार्टी से राजनीति की बुनियादी सीखी और आज जयराम महतो के सिपाही बनकर जेबी केसेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो ज्यादा आपका समय व्यर्थ ना किए बिना चलिए आपको मिलाते हैं प्रदीप महतो जी से। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है झारखंड कनेक्शन एक खास पेशकश झारखंड स्पॉटलाइट में। सबसे पहले आपसे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा? हम लोग हमेशा समाज में लोगों के बीच कनेक्ट करना और उनकी समस्याओं से रूबरू होना और तत्पश्चात उसके निवारण के लिए हमेशा हम लोग तत्पर हुए और अपने सफ़र को यहाँ तक तय किया। और पार्टी संगठन में आज हमें बेहतर स्थान दिया गया है, जिससे लोगों का प्रशासन से, शासन से और लोगों के कोऑपरेशन से उन लोगों का समस्याओं को समाधान कर रहे हैं। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, लाइक आप किस जगह से बिलोंग करते हैं और आपके लाइक पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या क्या है रहे हैं? मेरा नाम प्रदीप महतो हुआ। मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, फिलहाल सेल में कार्यरत हूँ। और चूँकि मेरी पठन पाठन कॉलेज लाइफिंग सेंट कोलमस कॉलेज हजारीबाग से हुई थी, मेरी छात्र जीवन से हमेशा अभिलाषा थी राजनीति की ओर, समाज के लोगों के प्रति। चूँकि मैं कॉलेज टाइम में भी मुझे एक नाटक में मंचन करने की मौका मिली थी, तो मैं उस दिन मंचन में मेरा रोल था नेता का, और मैं उस रोल को बड़ा बखूबी निभाए थे और सैकड़ों लोग उस स्टेज में थे और भरे हाथों से लोगों ने ताली मारी थी। हमको लगा कि मैं उस दिन मंचन कर रहा था, लग रहा था कि मैं रियल लाइफ में नेता बनने की ललक और झलक था। और उस चीज़ की कड़ी में आज इस चीज़ के लिए एक सफ़र तय कर रहा हूँ और आज यहाँ पे आपके सामने बैठा। आप अपनी थोड़ी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए, लाइक आप किस तरह का फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं,
एंड आप राजनीति करियर में जब आपने कदम रखा, आप एक जॉब कर रहे हैं सेल में, तो फिर आप राजनीति करियर में जब आप स्विच कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मतलब किस तरह घर में सहयोग आपका रहा, किस तरीके से रहा? मेरी फैमिली में चूंकि मैं एक मेरे मम्मी पापा बोथ आर गवर्नमेंट टीचर, स्टेट गवर्नमेंट के। हम 4 भाई बहन हैं, 3 भाई और 1 बहन। हमसे एक बड़े भाई और हमसे एक छोटे भाई। मैं मंझले हूँ और मेरी एक छोटी सिस्टर। मेरे बड़े भाई खेती किसानी गांव में रहते हैं। मैं मंझला हूँ, मैं सेल में हूँ। और मेरे से एक छोटे भाई हैं जो अभी वर्तमान में झारखंड सरकार में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जामताड़ा में कार्यरत है। उनकी मिसेस वर्तमान में रामगढ़ में महिला पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। हमारे बहन जो हैं वो उनके हस्बैंड रेलवे में कार्यरत है, जो कि रांची में वर्तमान में पदस्थापित है। मेरी पत्नी हाउसवाइफ है और अपनी पढ़ाई करती हैं, वो भी ग्रेजुएट हैं, बीएड है। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे मेरे एक लड़का और एक लड़के हैं। लड़का हमारे 12th क्लास में है और मेरी बेटी 6th क्लास में है। दोनों की एजुकेशन दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो में वर्तमान में भी पढ़ाई चल रही है। हमारी बैकग्राउंड हमेशा पढ़ाई लिखाई से रही है। आपकी जो सवाल थी कि परिवार की ओर से निश्चित तौर पे ये हमेशा बोला गया है कि पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो, जी। इतने अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड है, पढ़े लिखे हो, जी। पढ़ाई करो, खाओ पियो रहो। लेकिन रियल बताए पत्रकार महोदय, सेटिस्फैक्शन जिसको संतुष्टि कहते हैं, खाना, अच्छा खाना, कपड़ा पहनना, खुद के लाइफ जीना, ये संतुष्टि नहीं होता है। अगर मेरे से किसी एक लोवेस्ट पर्सन जो हमसे नीचे हैं, अगर मैं उनका सहयोग कर पाता हूँ तो दैट इज द बेस्ट सेटिस्फैक्टरी फॉर आवर लाइफ। और इसमें हमारे सारे परिवार के लोग, मेरी भाई बहन, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, मम्मी पापा हमारे नहीं हैं, सारे लोग हमको बहुत कोऑपरेट करते हैं और हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं। मेरे पापा के नाम पे एक ट्रस्ट चलती है, स्वर्गीय महावीर महतो स्मारक समिति, जिसके तत्वाधान में हम लोग 2 साल से एम्बुलेंस और 1 साल से शव वाहन लाश ढोने के लिए हम लोग मुफ्त में देते हैं और गरीब लोगों को हम लोग उसमें सहयोग करते हैं। ये मेरे पूरे फैमिली लोग, चाहे भतीजा हो, भतीजी हो, भाई हो, सारे लोग हमको पूरे 100% सहयोग करते हैं कि आप करो, हम आपके साथ। कितने एम्बुलेंस है आपके वैसे? आप 1 एम्बुलेंस है और 1 लाश ढोने वाली गाड़ी। जी। अब थोड़े राजनीतिक क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि आपने आजसू पार्टी छोड़ जेबीकेएसएस ज्वाइन किया। आप पहले आजसू पार्टी में के कार्यकर्ता थे, अब जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न था? एक्चुअली आजसू, चूँकि मेरी छात्र जीवन से हमेशा हमने देखा कि छात्रों के लिए लड़ाई आजसू लड़ रही थी। जब मेरी 93 में मैट्रिक है और 95 में हमने इंटर किया, 98 में ग्रेजुएशन किया, उसमें कोलम्बस में रहा करता था। उस दौर में छात्र आंदोलन को पृथकता के साथ लोग आजसू रखती थी और उससे प्रेरित होकर मैं उस दल में आया था, संगठन में काम किया। इसी कालांतर में झारखंड अलग हुई 2000 में। हमें लगा कि झारखंड अलग हुए और हमारी स्वामित्व, हमारा हक, हमारा अधिकार मिलेगा। लेकिन गत 24 सालों से हमने देखा कि यहाँ के जो क्षेत्रीय नामधारी दल है, चाहे वो जेएमएम हो चाहे आजसू हो, दोनों ने यहाँ के लोगों को ठगा और जो अप्रिशिएट कर रहे थे कि अलग राज्य होने के बाद उनकी एजुकेशनली, नियोजन या तमाम जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं या कोल बेरिंग क्षेत्र हैं, तो लोग चाह रहे थे कि माइनिंग में, आउटसोर्सिंग में या तमाम ऐसी चीज़ों में हम लोगों को नियोजन होगा। लेकिन वो सिर्फ कहावत रह गई, जिसके चलते हमने इस दुख को देखते हुए हमने आजसू पार्टी को त्याग करते हुए हमने जेबीकेएसएस ज्वाइन किया। यही कारण है मूलतः। अगर आपको इस बार मौका मिलता है विधानसभा इलेक्शन में, तो क्या आप अपने एरिया से विधायक पद के लिए फॉर्म भरेंगे? पत्रकार महोदय, चूँकि हम अपने आप को एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित तौर पे हम अपनी पार्टी की ओर से हम अपनी प्रत्याशी की दावेदारी फॉर्म भरेंगे। हमारी दावेदारी रहेगी पार्टी का स्क्रीनिंग कमेटी, पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड और तमाम ऐसी प्रक्रिया के तहत अगर हमारे अंदर अगर योग्यता है, हम उसमें अगर क्वालिफाइंग कर पाएंगे तो पार्टी अगर हमें उस योग्य समझेंगे तो निश्चित तौर पे जो पार्टी हमें जिम्मेवारी देगी उसका निर्वहन मैं करूँगा। जेबीकेएसएस ज्वाइन करने का मतलब आपके पीछे का उसका क्या मकसद क्या था? मतलब क्या आपको अलग बनाती है बाकी पार्टियों से? नहीं, जेबीकेएसएस ज्वाइन करने का पीछे एक कारण है कि ये पार्टी
माटी की बात करती है। ये पार्टी जिस मकसद से झारखंड अलग हुई थी, उन बातों को प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि अगर कोई दल झारखंड में उनके हक और अधिकार दिला पाएंगे तो एकमात्र दल है वो है जेवीकेस। बागमारा में काफ़ी दिग्गज लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, तो क्या लगता है यहाँ की जनता आपको साथ देगी? देखिए पत्रकार महोदय, हमने राजनीति में बहुत से लोगों को देखा है। अब सुनेंगे राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे थे, अटल बिहारी वाजपेयी से चुनाव हारे थे मध्य प्रदेश से। राजनीति में कोई बहुत बड़ा धुरंधर और कर्णधार नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल पोल में जनता की मत होती है। अगर जनता यदि चाहेंगी तो बड़े बड़े हीरो को जीरो कर देते हैं और जीरो को हीरो कर देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ सकते हैं पत्रकार महोदय, ऐसी कोई बातें नहीं है। हम लोगों के बीच जाएंगे। मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई उन सिस्टम से है जिसके चलती अलग राज्य होने के बाद जो अप्रिशिएट कर रहे थे यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के झारखंडी मानसिकता के लोगों के लिए जिन पर्पज से अलग हुआ था, उसकी आकांक्षाएं पूर्ति नहीं रहे, उन बातों को लेकर हम जाएंगे। और फिर वो लोग जो वोट करेंगे तो इसमें कहीं दिग्गज और भारी होने की कोई बात नहीं है। जनता चाहेंगे तो मैं अपना स्वतः वो आएंगे। जनप्रतिनिधियों के कामकाज से आप उनको कितना, मतलब 10 में से कितने अंक दोगे? देखिए, जनप्रतिनिधि को अगर 10 में से किसी को अंक दिया जाए तो हमको लगता है कि उसको 1 से 2 अंक से ज़्यादा मिलेंगे नहीं। क्या लगता है कि मतलब बागमारा क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में किस किस कार्यों को करना मतलब बहुत महत्वपूर्ण है जिससे बागमारा का विकास हो सकता है? हम आपको बार बार कहते हैं, मेरी पार्टी की निर्माण ही हुई है बेसिकली 3 चीज़। सबसे पहला एजुकेशन, चूँकि शैक्षणिक माहौल हमारे बागमारा में नथिंग एल्स। आज अगर आप ग्रेजुएट करना चाहेंगे, पीजी करना चाहेंगे, पीएचडी करना चाहेंगे तो कोई व्यवस्था बागमारा में नहीं है। एक अच्छी कॉलेज नहीं है, पहला काम। दूसरी काम हेल्थ। अब बागमारा का करीब 47 पंचायत है और 6 से 7 वार्ड है, कहीं एक बेहतर हॉस्पिटल नहीं है। बीसीसीएल यहाँ कार्यरत है, लेकिन उस हॉस्पिटल में अगर आप किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ और सिर्फ सलाइन चढ़ाने का काम किया जाता है, उसके बाद बोलता है इसको धनबाद रेफर करो या फिर रांची रेफर करो। ये दुर्भाग्य है। और तीसरी जो मेरी बेसिकली जो समस्या है, युवाओं को रोजगार दिलाना। चूँकि यहाँ तमाम बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनी को दिए हुए रिसोर्स को उत्खनन के लिए उनमें कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को नियोजित करना, ये मेरी प्राथमिकता है। लोकसभा इलेक्शन के दौरान चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ आपका एक फोटो वायरल हो रहा था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, वो पुरानी फोटो थी, सन 2019-20 की फोटो थी। अब लोग हमें, चूँकि ये विपक्ष की चाल थी कि प्रदीप जी को उनकी ओर कर दिया जाएगा तो वोट का एक डाइवर्सन होगा और लोग मुझे बदनाम करने चाहते हैं। लेकिन पत्रकार महोदय, आपको बता देते हैं, कितनों ही शरीर को काला करो, अगर निखरने की होगी तो निखरेंगे। हमें लाख तुम्हें बुराई करो लेकिन कोई रोक नहीं सकती है, चूँकि ये ऊपर वाले की कृपा है। और कहीं ना कहीं असंख्य युवाओं का, असंख्य किसानों का, असंख्य गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित लोगों की आशा हम है, तो निश्चित तौर पे वो निखर के आता और वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गई। और लोगों ने माना कि ये गलत है, ये फैब्रिकेट। और जिन बंदे ने छोड़ा था उन्होंने मुझे माफ़ी मांगा और मुझे बोला कि माफ़ कर दीजिए दादा, मुझे कुछ लोभ दिया गया कि इसके चलते मैं फोटो वायरल किया। मैंने उसे माफ़ कर दिया। आज भी उस पत्रकार जो उसने ये वायरल किया था, मैंने उनको एक वर्ड नहीं बोला। बोलो आप पत्रकारिता कर रहे हो, बस उतना करो, उससे ज़्यादा करोगे तो ये आपके भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनको कुछ नए पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, कुछ प्रलोभन दिया गया, बच्चा पैसे के लोभ में फोटो को वायरल कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बात को स्वीकारा, मैंने मुझे माफ़ कर। आने वाला दिन में आपका क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है कि बेहतर बागमारा, सुंदर बागमारा और विकसित बागमारा, एजुकेशनली बागमारा, हेल्दी बागमारा, वेल्दी बागमारा और सुंदर बागमारा का निर्माण करना। राज्य के सत्ताधारी जेएम के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जितनी घोषणाएं हुई, पत्रकार आप देखते होंगे प्रकार महोदय, हमको लग रहा है कि 10% काम को इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी देखिएगा, वर्तमान में मैया योजना चल रही है, इसके पहले आया अबू आवास। एक पंचायत में 44 दिए गए हैं, नथिंग एल्स, सारे सिस्टम फेल, 5 लाख रोजगार फेल। सरकार बोली 32 का खतियान लागू करेंगे, फेल। मैंने तमाम ऐसी चीज़ें जिनको जिस जनमानस ने इस झारखंड नामधारी दल को
माटी के पुत्र को झारखंडी मानसिकता के लोगों ने जिस भावना से वोट दिए, उस कामों को उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी का उगाही करने के चलते जिसको उनको जेल का सजा काटना पड़ा। हम यही आग्रह करेंगे कि अंतिम समय है, लोग जब मरता है तो कहता है कि भैया राम राम, तो हम चाहेंगे कि अंतकाल है, बेहतर करके जाएं। उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी हमारे झारखंड के पुत्र हैं, जाते जाते ऐसा कर्म करके जाएं ताकि आने वाला इतिहास उस बातों को याद करे। जेबी केसेस के सुप्रीमो जयराम महतो कहते हैं कि राजनीति एक आइडियोलॉजी के बेसिस पे होता है, तो आपकी क्या आइडियोलॉजी है? लाइक आप किस तरीके से राजनीति करना पसंद करते हैं? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी कुछ अलग हो सकती है, आपकी आइडियोलॉजी कुछ अलग हो सकती है, एंड पार्टी की राजनीति कुछ अलग हो सकती है, तो आप किस तरीके की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? आप नहीं, देखिए, ऑलवेज हम लोग, चूँकि भाई जयराम जी की जिस आइडियोलॉजी की, हम लोग आइडियोलॉजी उसी बात पे चल रहा हूँ। हम आपको बताते हैं, मेरी आइडियोलॉजी इसी बात की है कि जो वंचित है, जो शोषित है, जो समाज का अंतिम वर्ग है, जिनको आवास नहीं मिले, सरकार की जो योजनाएं, लाभकारी योजनाएं न मिले, जो व्यक्ति बीमार से ग्रसित है, जिनके घर में बेरोजगारी जैसे तंत्र झेल रहे हैं, उन लोगों के आंखों में चमक, उनके चेहरे पे खुशी, और कहीं ना कहीं उनके जीवन और उनकी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इसकी परिकल्पना, और ये इस आइडियोलॉजी के साथ हम लोग बागमारा में काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने जेल से निकलते ही अपने हाथों में कमान ले लिया चंपाई सोरेन से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूंकि हम इस पे इतना ही कहेंगे कि सत्ता की भूख इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए थी। चंपाई सोरेन उसी दल के थे, वरिष्ठ साथी थे, उनको इस ढंग का अपमान नहीं करना चाहिए, जो वो अपना काम बेहतर कर रहे थे। बाकी उनकी पार्टी की अपनी कोरम है, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, उनको तय करने का अधिकार है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन अगर एक सिविलियन, एक नागरिक होने के नाते, अगर झारखंडी आदमी का होने के नाते बोलिएगा, तो मैं ये कहूँगा कि अपने से बुजुर्ग को बैठा के उस सत्ता से वंचित करना, ये राजधर्म के अनुकूल नहीं है। ये मेरा पर्सनली राय है। आने वाले वक्त में आपका मुकाबला काफ़ी बड़े बड़े दलों से होने वाला है, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, आपको मैं बताता हूँ, पिछला लोकसभा चुनाव का आकलन बताता हूँ। 2024 का जो हमारे मई में जो चुनाव हुए, यहाँ 3 नामधारी दल, मतलब 2 राष्ट्रीय पार्टी हैं, एनडीए और इंडिया। इंडिया से मथुरा महतो खड़ा हुए थे और एनडीए से सीपी चौधरी हुए थे, भाजपा और आईसू कैंडिडेट से। निश्चित तौर पे वही विधानसभा चीज में आएंगे, और आपका कहना लाजमी सी बात है कि दिग्गज लोग हैं, और वो करीब करीब जेएमएम 72 की पार्टी हैं। आईसू और बीजेपी निश्चित तौर पे एक पुरानी पार्टी है और हमारी 2 साल की पार्टी है। मेरी लड़ाई एकदम, आपकी बात कहना है जायज है कि लड़ाई बहुत कठिन है, लेकिन पत्रकार महोदय आपको विश्वास दिलाते हैं, इस विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने, जिनकी इतनी बड़ी ताकत, धनबल, ताकत, सिस्टम, पैसे, हमारे क्या नहीं किया गया प्रत्याशी के द्वारा, अरेस्टिंग वगैरह, तमाम उन प्रतिकूल परिस्थिति में मुझे बूथ में पैसा देने की परिस्थिति में नहीं था, और उन परिस्थिति में राष्ट्रीय दल का आंकड़ा देखिएगा तो पत्रकार महोदय आप चौंक जाइएगा। आईसू और बीजेपी अलायंस को 80,000 वोट आए थे। जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस और तमाम वामपंथी दलों का तकरीबन 52 से 50,000 वोट, 55,000 तक वोट आए। और मैं मैंने सिर्फ जयराम महतो और जयराम महतो की सेना, कोई पहचान नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई फंड नहीं, कोई रिसोर्स नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, और 46,323 वोट इस बागमारा के पावन धरती पे, जहां लोग अपने आप को दिग्गज, टिकट दर्ज और क्या क्या नाम आप देते हैं, मैं उन नामों को नहीं बोलूंगा, उनके बीच हम लोग 46,323 वोट लाया। ये सिम्टम बताता है कि बागमारा में इंडिया से लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं, उनके भावना से और उनकी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो से, और वो थर्ड फ्रंट जेबी केसेस की ओर आ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में वो 46,000 वोट, 2 गुना तो नहीं लेकिन 1.5 गुना लाके आपको पत्रकार महोदय पुनः इस बात को बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। भाषा आंदोलन, खतियान और नियोजन नीति को लेकर आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? भाषा, खतियान और नियोजन नीति हम लोग ने आपको एकदम ट्रैक क्लियर किए हुए हैं। हमें किसी के साथ कोई बेमनस्ता नहीं है, चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो, छत्तीसगढ़ के हो, उड़ीसा को, तमाम उन राज्यों को हम लोगों ने बोला है कि जिसके हाथ में खतियान, 3rd और 4th ग्रेड उनके लिए आरक्षित। बाकी जो अदर स्टेट के 10% जो प्रोविजन है
वो पूरे देश के अंदर है, उनको मिलेंगे। मेरी किसी के पास बेमनस्ता या किसी के प्रति मेरा प्रतिभाव नहीं है। जेबीके से उस बात की मांग कर रहे हैं जिसकी वो डिजर्व करते हैं। टू बी डिफाइंड, जो भी व्यक्ति का नाम पूरे झारखंड के भूखंड में अंतिम सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जिस व्यक्ति का नाम है वो यहाँ का झारखंडी, उनको मैं डिफाइन करूंगा। टू बी डिफाइंड ऑन स्थानीयता, वो स्थानीय होंगे जिनका नाम अंतिम सर्वे सेटलमेंट में, किसी का 32 हो सकते हैं, किसी का 52 हो सकता है, किसी का 62 हो सकते हैं। अगर जिस डेटा में जिन प्रदेशों में, क्योंकि झारखंड में विभिन्न राज्य ऐसे हैं, विभिन्न जिला ऐसे हैं जहाँ की प्रकृति, कुछ लोगों का मूल्यांकन जैसे हमारा धनबाद बोकारो में 32 में हुए थे, कहीं 52 में हुए थे, कहीं 64 में भी हुए थे। तो अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जो व्यक्ति का नाम, उनके पूर्वज का नाम उसमें अंकित होंगे, वो यहाँ के स्थानीय होंगे। और उस स्थानीयता के आधार पर हम लोग नियोजन नीति करेंगे और उस नियोजन नीति में वैसी भाषाओं को समायोजन करेंगे जिन भाषाओं को यहाँ बोली जाती है, जिन भाषाओं का यहाँ का कल्चरल है, यहाँ का नृत्य, कला, संस्कृति या तमाम जो बैकग्राउंड है, उन भाषाओं को हम लोग प्रमोट करेंगे और आने वाले समय में इस तरह से हम लोग की पॉलिसी बनेगी। ये हम लोग का स्ट्रेटजी है जेबीके का, कम जेल कैंप किया, ये हम लोग का स्ट्रेटजी है। झारखंडी टैलेंट हर फील्ड में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो अगर आप लोग सरकार में आते हैं तो आप लोग इस चीज़ को कैसे बढ़ावा देंगे? पत्रकार महोदय, हम लोगों ने निर्णय किया है कि जिस दिन हमारी दल की सरकार बनेगी, हम लोग झारखंड में आएंगे, पहला बात पॉलिसी बेहतर बनेंगे। पॉलिसी मेकर हमारे ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें यहाँ के लोग और बाहर के लोग भी एडजस्ट होंगे, लेकिन उसका प्रोफेशनेट रहेंगे। अगर हमारे 90 होंगे तो लोग 10 होंगे। तो हम लोग उस पॉलिसी को मेकिंग करने के लिए स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं। जितने यहाँ सो मेनी माइंस जो चल रहे हैं अभी कोलफील्ड इलाके में, उसमें हमारे लोग नियोजित होंगे, हमारे लोग बाहर पलायन नहीं करेंगे। इस बात की पॉलिसी हम लोग मेकिंग करेंगे। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको यहाँ के बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे। हमारे लोग जो बीमार हैं, हमारे लोग जो यहाँ पॉल्यूटेड हो रहे हैं, उनके लिए बेहतर हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। ये हम लोग की स्ट्रेटजी है। हमारी यूनिवर्सिटी अच्छे एजुकेशनल हब बनाने की, ये हमारी आईटी का टॉप इंस्टीट्यूट बनाने का, ये हम लोग की स्ट्रेटजी है। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये हम लोग का आगे का प्लान है। ये सारी मैनिफेस्टो में, हमारी पार्टी की मैनिफेस्टो बन रही है। पत्रकार महोदय, मैं आपको इसी प्रतीत दूंगा और सारी मैनिफेस्टो आप देख लोगे। झारखंड के कल्चर को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड का कल्चर काफ़ी लुप्त हो चुका है, तो झारखंड के कल्चर को लेकर आप क्या चीज़ें करने वाले हो जिससे झारखंड का कल्चर में परिवर्तन आ सके, झारखंड का कल्चर और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस उसके प्रति फैल सके, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? पत्रकार महोदय, झारखंड में जितने दल हैं, किसी का क्लास संस्कृति मंच नहीं है। सिंगल हमारी पार्टी जेबीके का क्लास संस्कृति मंच का एक अलग विंग्स चल रही है, जिसका अध्यक्ष महावीर स्वामी जी हैं। आप पूरे झारखंड में देखिएगा, हर जगह वो आंदोलनकारी लोगों का फोटो है। सावित्री कर्मकार उसके उपाध्यक्ष हैं। वो देखिएगा झारखंडी गानाओं को कर ऐसे तमाम लोग हैं, चूँकि नाम गिनवाएंगे तो सैकड़ों नाम आएंगे। हम लोग की स्टडी ये है, बंगाल सरकार एक चलाई हुई है, झूमर, छवा या जितने भी यहाँ का जो कल्चरल नृत्य है, उन कलाकारों को हम लोग की सरकार बनेगी तो उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, सब्सिडी में उनको सामान दिया जाएगा। CSR के तहत जो BCCL का CSR फंड है, जो भी लोग यहाँ की कलाकृति को डेवलप करेंगे, उनको हम लोग CSR के फंड को उधर डाइवर्ट करते हुए उनको कहीं ना कहीं इस तरह का इक्विपमेंट देंगे, ताकि आने वाले जो पीढ़ी इस इक्विपमेंट को भूल जा रहे हैं, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के कल्चरल को, यहाँ के छोटे छोटे, अभी देखिएगा हाल ही में भी अगस्त में मनसा पूजा होती है, यहाँ एक जांत एक प्रोग्राम होता है, वो कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगे। सर्प के साथ लोग करते हैं, सांप के देवता का पूजा करते हैं। उन सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने एक सोचे हुए हैं कि हम लोग का एक स्ट्रेटजी बना हुआ है कि नहीं, आने वाला समय में जो कलाकार यहाँ विलुप्त हो रहे हैं उनको हम लोग एक कंपनसेशन यानी पेंशन के रूप में उनको एड देंगे, ताकि वो कलाकृति आगे डेवलप हो गया, वो कला खत्म ना हो। ऐसी हम लोग की स्ट्रेटजी है हमारी पार्टी की। विरोधी दल में किस लीडर का आपको सबसे ज़्यादा काम उनका पसंद आता है? देखिए, विरोधी दल के हम लोग जिनको मानते हैं, देखिए विरोधी दल में हम लोग झारखंड में जो चेहरा है, हम लोग सबों को देखा, लेकिन काम जो होना चाहिए, सबसे बड़ा जो बात पत्रकार महोदय आपसे बताते हैं, झारखंड का जो पॉलिटिकल चेहरा है उसमें विजन की कमी है और एजुकेशन की कमी है। और विजन और एजुकेशन की कमी होने के चलते आज हम 24 साल से झारखंड में
पॉलिटिकल पॉलीमराइजेशन हुआ और हम लोग ग्रसित हैं, पॉलिटेड है, और जिसका दंश आज युवा, बुजुर्ग, यूथ, मध्यम वर्ग, गरीब, दलित सारे शोषित हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जितने भी लीडरशिप मिले वो ना उनका प्रॉपर विजन है ना प्रॉपर एजुकेशन है। अगर प्रॉपर विजन और प्रॉपर एजुकेशन होता तो 24 साल में आज यहाँ 40% मिनरल्स है झारखंड में, और आज भी झारखंड ये चिराग तले अंधेरे वाली बात हो जा रही है, और आज भी लोग गरीबी के दंश में जल रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉट बेटर पॉलिसी और नॉट बेटर फीचर्स और नॉट फीचर IQ, जिसको हम लोग कहते हैं दूरदर्शिता, वो कहीं ना कहीं हमारे कोई पॉलिटिकल चेहरा में नहीं है, ये मैंने देखा। अब थोड़े आपकी रुचि वाले क्वेश्चंस पे जाते हैं, ठीक है? जी। तो आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है या फिल्मों में? ज्यादातर हम क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल लीडर में आप किसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नहीं, देखिए पॉलिटिकली अगर यदि बोलिएगा राष्ट्रीय क्षितिज में, तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी को मानता हूँ। जी, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नेता थे जिन्होंने कभी भी धर्म को ज़्यादा नहीं दिए थे, उन्होंने हमेशा राजधर्म की बात करते थे। और पॉलिटिकल ऐसे लोग होना चाहिए कि विरोधी दल भी उनकी प्रशंसा करें। एक नैरेटिव देश में, मोदी जी को मैं इसलिए अच्छा नहीं मानता हूँ कि देश में एक नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, हिंदुज़म, नॉन हिंदुज़म। यहाँ बात हिंदुज़म नॉन हिंदुज़म का नहीं होना चाहिए, यहाँ बात होनी चाहिए डेवलपमेंट का। अगर बेटर डेवलपमेंट करें तो कास्टिज्म, धर्म, लिंग भेद, ये सब चीज़ का मैं विरोध करता हूँ। इसका माने ये नहीं कि मैं राहुल गांधी का समर्थन करता हूँ। राहुल गांधी जिस बैकग्राउंड से राजनीति में आए हैं, वो व्यक्ति में टैलेंट की कमी है। इतनी बड़ी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने निर्वहन नहीं कर पाया। आज 3 चुनाव में फिसडी रहा, कारण हुआ चेहरा। तो मैं उनको भी बेहतर नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर राजनीति में अगर बेहतर पॉलिटिशियन किसी को मानता हूँ तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी को मानता हूँ। बिरसा मुंडा, विनोद बिहारी महतो, रेरोल महतो, रामदयाल मुंडा और कार्तिक उरांव, इनमें से आपको मतलब किसकी जो राजनीति के तरीके हैं वो आपको पसंद आते हैं? नहीं, देखिए ये सब तो महापुरुष थे और सबके क्रियाकलाप हमेशा अनुकरणीय है और हमेशा हम लोग झारखंडी लोग याद करें, चाहे कार्तिक उरांव हो, चाहे बिरसा मुंडा जी हो, भगवान बिरसा मुंडा की बात हो, चाहे विनोद बाबू। विनोद बाबू ने जिस परिकल्पना के साथ कोयलांचल में अपनी राजनीति को शुरुआत की, पूरे कोयलांचल और लोहांचल में विनोद बाबू ने एक समाज के अंतिम व्यक्ति को पढ़ने के लिए सिखाया और बाद में उसने लड़ने के लिए सिखाया, और जिसके चलते आज पूरे कोयलांचल, लोहांचल और तमाम उत्तरी छोटनागपुर के तमाम जिलाओं में आज लोग पॉलिटिकल अवेयरनेस, एजुकेशनली अवेयरनेस, लोग समाज के प्रति अगर लाइबिलिटी और दायित्ववान है तो विनोद बाबू का चुनाव। कार्तिक उरांव की अपनी एक सहभागिता, अपने समाज में अपनी बेहतर भागीदारी रही और समाज में उन्होंने एक दिशा दिखाई। बिरसा मुंडा चूंकि वो स्वतंत्रता सेना रही, उनके बारे में कहना दिया मैंने होता है ना कि सूच को दिया दिलेगा। ऐसे महापुरुष के बारे में मैं ना कोई कह सकता हूँ, वो हमेशा मेरे स्मरणीय रहे। ऐसे महापुरुष को हम लोग स्मरण करते हैं और हमारा दल हमेशा आंदोलनकारी शहीद परिवार को सम्मान करती है। निर्मल महतो के बारे में आप क्या कहेंगे? कि निर्मल बाबू एक ऐसे शख्सियत थे जो युवा दिलों के धड़कन थे। ऐसे व्यक्ति को झारखंड में समय से पहले जाना झारखंड के लिए बहुत बड़ा क्षति है। अगर ऐसे साहसी और ऐसे यूथ ग्रुप उस जमशेदपुर के सर्किट हाउस में अगर उनकी डेथ ना हुई रहती तो आज झारखंड की दशा और दिशा कुछ और होती। आज जिस झारखंड के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद हम लोग लड़ाई ना करते, हम लोग राज करते। रामदयाल मुंडा के बारे में आप क्या कहेंगे? रामदयाल मुंडा अन्य ज्ञानी आदमी है। रामदयाल मुंडा की एक बात आज भी हमको याद आती है, जहां तक मांदर की थाप की आज जाए समझो झारखंड वहां तक है। ऐसे महापुरुष जिनके एक कथन से पूरी झारखंड की डेफिनेशन हो, जे नाची से बाँची, उनकी एक पुस्तक है रामदयाल मुंडा जी की, जे नाची से बाँची। उनका भावार्थ इस बात का है कि जब तक नाचोगे नहीं, तुम्हारी कल्चर नहीं रहेगी और तुम्हारी संस्कृति नहीं रहेगी तो तेरी पहचान मिट जाएगी, और जिस दिन तुम्हारी पहचान मिट गई तुम खुद स्वतः खत्म हो जाओगे और फिर तुम एक आम आदमी की तरह होगे, तुम्हारी कोई वैल्यूटी नहीं रहेगी। ये वो कहने का पहचान देता था। मांदर की बात बोलते हैं कि जहां तक मांदर की ताप जाए वहां तक समझो झारखंड है। इसका मतलब है कि झारखंड के कण कण में संगीत है,
कनकन में यहाँ कल्चरल प्रोग्राम है, चाहे वो सरहुल हो, चाहे हम लोग मनसा पूजा हो, चाहे झूमर हो, चाहे तमाम ऐसी जो यहाँ की लोक कलाकृति है उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो अप्रिशिएट करते थे। ऐसे रामदयाल मुंडा जो कि आज अमेरिका जैसे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, उन्होंने ज्ञान दिए, वो अस्मरणीय है। वैसे व्यक्ति आज हमारे झारखंड में नहीं होना हम लोग को खल रहा है, जिसका परिणाम आज हम जैसे जयराम बाबू के सेना को आज लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। उस चीज को पुनर्स्थापित करने का हमारा दल प्रयास करता और आने वाला विश्वास दिलाते। जिन व्यक्तियों का आप नाम लिए, उस व्यक्तियों की कृति को और उनके सुंदर झारखंड के निर्माण के लिए JBKSS भाई जयराम महतो और हमारी टीम अनवरत 24/7 हम लोग प्रयासरत है। विश्वास दिलाते कि 2024 में उस रामदयाल मुंडा जी की सपनों की झारखंड बनेगी, कार्तिक उरांव की झारखंड बनेगी, विनोद बाबू की झारखंड बनेगी, शहीद शक्तिनाथ महतो की झारखंड बनेगी, निर्मल महतो की बनेगी। कहीं ना कहीं तमाम ऐसे शहीद जो झारखंड के हुए हैं, उन लोगों की जो कल्पना थी वो 2000 में हम लोग साबित करेंगे, आपको विश्वास है। अब थोड़ा प्रश्नों को थोड़ा JBKSS पार्टी की ओर लेके चलते हैं। JBKSS सुप्रीमो जयराम महतो, उनकी तारीफ तो बहुत लोग करते हैं, मतलब उनकी जो राजनीति करने की तरीके हैं, जो लीडर बहुत बेहतरीन लीडर है। बट आपको क्या लगता है कि आप मतलब उन पे क्या कुछ खामियां, किस तरह की खामियां आपको नजर आती है? नहीं देखिए, जो उसको बेहतर करना। देखिए खामियां, देखिए किसी भी पार्टी के हमेशा सबके दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। निश्चित तौर पर उसमें एक राजनीतिक कुट के भरे हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक दिव्य शक्ति है और लोगों को अपनी बातों को बेहतर ढंग से समझाते हैं। रही बात कमियां, तो कमी इस बात की है कि वो अपने स्वास्थ्य में ध्यान नहीं देते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं और हमेशा इस बात को लगते हैं कि झारखंड में कोई भी आदमी दुखी ना रहे। इस दुखी के चक्कर में वो खुद अपने फिजिकली यदि होते हैं, ये उनमें कमी है। और मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कहूँगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस के जब तक आप स्वास्थ्य नहीं रहेंगे, झारखंड बेहतरी के लिए जिस मोशन में हम लोग चले हुए हैं, कहीं हम ही बीच में ब्रेकडाउन हुए तो फिर बेहतर झारखंड की कल्पना क्या करेंगे? ये उनमें कमी है। कमी इसी बात की है कि वो समय सीमा को नहीं देखते हैं, रात 2 बजे तक अपने काम में लगे रहते हैं। वही सोचते हैं कि बेहतर झारखंड कैसे बनेंगे। हम अध्यक्ष महोदय से यही आग्रह करेंगे कि उन चीज़ों को टाइमिंग किया जाए, ताकि हेल्थ रहेंगे तो हम बेहतर झारखंड का निर्माण कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और इसी के साथ हमारा प्रश्नों का कारवा होता है ख़त्म। तो चलिए इसी के साथ करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। आप हमारे पत्रकार महोदय आए, हमें चीज़ों को कहें, हम अपनी बातों को आपको रखें। पुनः आप सबको जोहार और प्रणाम। धन्यवाद।